कहीं पे कुछ अच्छा खासा बोलने का मौका बन रहा हो और उसके ऊपर कैपिटलाइज ना करे ड्रू मैकिंटायर, ये तो हो नहीं सकता। तो कल हमने रॉ में क्या देखा था, जब रोमन रेंस ने बोला था कि कोडी रोड्स ने बहुत टाइम पहले प्रिडिक्ट कर लिया था, तो उस टाइम पे लोगों ने बू किया। अब रोमन रेंस ने तो वहां पे सिर्फ इंटरेस्टिंग करके रिप्लाई छोड़ दिया था, जबकि वो उसका प्रोमो है। लेकिन ड्रू मैकिंटायर थोड़ा अलग दिमाग का आदमी है। इस बंदे ने लिटरली उस वाले ट्वीट को कोट करके रिप्लाई किया है और लिखते हैं यहाँ पे कि तुम लोग सच में शॉक हो गए जब तुम होमलैंडर को हारते हुए देखोगे। मतलब इसमें क्या नया है? मतलब वो ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि कोडी रोड्स तो है ही निहायत ही घटिया आदमी, ये हारेगा तो सारे के सारे जो लोग हैं वो खुश होने वाले हैं। और ऑब्वियसली ड्रू मैकिंटायर का ट्वीट इसलिए भी आया क्योंकि अभी उनकी जो है कोडी रोड्स के साथ फ्यूड चल रही है। तो ये एक ऐसा बंदा है जो कि कभी भी अपने विचार व्यक्त करने से नहीं चूकता, अगर इसे लगता है कि ये ऐसा करके ये सैवेज बन सकता है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर, आई थिंक अगर मैं सही हूं तो 736 या 737 में। और भाई सबसे पहले तो मैनचेस्टर लाइव इवेंट की बात करते हैं। यार हम मतलब सोचते हैं कि यार हमारे यहाँ पे आके शोज नहीं हो रहे, और मतलब बड़े बड़े शोज की तो छोड़ो, लाइव इवेंट भी नहीं हो रहे। भाई इन्होंने यूके में जाके तहलका मचा दिया। अगर आपको लग रहा है कि ये टेलीवाइज्ड शो नहीं है तो यहाँ पे ये कुछ इंटरेस्टिंग नहीं करेंगे, तो आप भाई बिल्कुल गलत हो। बड़े मस्त चीजें हुई यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में सारे रिजल्ट्स मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कुछ मूवमेंट्स शेयर कर देता हूं। रॉक्सैन ने अपना मूव हिट किया है सीएम पंक के ऊपर, क्योंकि ये मल्टी पर्सन मैच में इन्वॉल्व थे और जजमेंट डे थी वहां पे, तो सीएम पंक को इन्होंने बजा दिया है। और आपको पता है कि अपना रेसलिंग फादर ऐसा करके वो बोलती है, इनको रॉक्सैन ही थी ना अगर मैं सही हूं तो ये करके फिर उन्होंने एक उनको मूवमेंट भी दे दिया कि एक लाइव इवेंट में जो है उनको सीएम पंक को मारने का मौका मिल गया। और फिर क्या हुआ, यहाँ पे जो हेनरी भी अपीयर हुए हैं। सोच रहे हो ये कोई पीएलई नहीं है, ये कोई रॉ स्मैकडाउन का शो नहीं है, ये सिर्फ एक लाइव इवेंट है। तो मिज वहां पे कॉल आउट करते, भाई किसको निकल के आना है आ जाओ। तो जो हेनरी आए, मैच में उन्होंने हरा भी दिया फिर यहाँ पे मिज को। और क्राउड जो है बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड है कि लाइव इवेंट में भी ऐसी चीजें हो जाएंगी। सुबह जब मैंने इस चीज को देखा, मुझे ये नहीं पता मैं ये देख के कितनी बार हंसा हूं, लेकिन पेंटा की वो जो वॉक है जो अपनी एंट्रेंस के टाइम पर वो करते हैं, फिन बैलर परेशान हो गए, भाई तुझे कैसा रिएक्शन मिल रहा है? तो जरा आप नजर डालो इसमें फिन बैलर की वॉक के ऊपर, जो कि मॉक करने के लिए था पेंटा को। और मॉक भी ऐसा है कि मुझे तो लग रहा है भाई ये शायद सबसे फनीएस्ट थिंग है जो कि फिन बैलर ने अब तक करी होगी। और इसमें मैं बैक स्टेज के जजमेंट डे के सेगमेंट्स को भी इंक्लूड कर रहा हूं, तो वहां पे क्राउड को एक अच्छा मूवमेंट देने के लिए था। पेंटा को तो चीयर मिला, लेकिन फिन बैलर को बूज मिल जाते हैं। फिर पेंटा की जो वॉक है वो मिलके सैमी ज़ेन और सीएम पंक ने करी है। सीएम पंक तो भाई बिल्कुल ही ऐसा मस्त आदमी हो गया है ना आपकी, भाई ये लगता ही नहीं है कि वो कलेशी आदमी था। जिस तरीके से इसने अपनी जो इमेज है उसको बदला है, और अब काफी बैक स्टेज लोग पसंद भी करते हैं। फिर सोचो इंस्टाग्राम की स्टोरी में ऐसी फोटो आ रही है सीएम पंक की, तो आप क्या ही कह सकते हो। अब ये बंदा कहीं से भी प्रॉब्लमेटिक लगता नहीं है, उल्टा ये तो बहुत मस्त मजा कर रहे हैं। और साथ में जो वहाँ क्राउड देखने आया उनके भी पूरी जो एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी है वो ले रहे हैं। और यूके के क्राउड के बारे में आपको पता है, अभी ये जिस तरीके से चैंट करते हैं रोमन रेंस वाले, तो इन्होंने जो है जेडी मैकडोना के लिए भी चैंट किया। अब शायद आप सोच रहे हो कि जेडी मैकडोना ऐसा करके होगा, ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने चैंट किया मैसिव मैसिव हेड, ऐसे करके वो लिटरली मजाक उड़ा रहे हैं जेडी मैकडोना का। और ये इतना ज्यादा फनी है कि डोमिनिक मिस्टीरियो, जो कि अपने कैरेक्टर में रहने के लिए हमेशा माहिर है, पहले बंदा हल्का सा हंसा और उसके बाद इसको अपने मुंह पे हाथ ही लगाना पड़ गया कि यार ये तो थोड़ा सीरियस वाला ही चैंट हो गया। बैक स्टेज इनका एक थोड़ा सा बोल सकते हो रनिंग जोक सा है जेडी मैकडोना के लिए, क्योंकि अगर उनकी पूरी काया आप देखोगे तो उसमें जो सर है वो थोड़ा बड़ा नजर आता है। इस वजह से लोगों को भी जब बात अब इंटरव्यूज में उन्होंने आई थिंक कहीं बोली थी कि इसका सिर बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे इतना क्रिएटिव होकर इन्होंने चैंट किया। सोच रहे हो वैसे तो बहुत बेसिक से चैंट होते हैं, लेकिन ऐसा चैंट लग जाए तो भाई क्राउड को अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा। फिर एक मूवमेंट और भी था यहाँ पे, यीट करा साथ में जे ऊसो के जेकब फाटू ने। अभी भी पता नहीं मेरे से डाइजेस्ट नहीं होता कि जेकब फाटू का कैरेक्टर चेंज हो चुका है, क्योंकि उसकी जब मैं शक्ल देखता हूँ तो लगता है भाई ये तो बहुत डरावना आदमी है, ये अच्छा इंसान कैसे हो सकता है। और वैसे भी उसके पास्ट भी जो काम है वो उस चीज को सपोर्ट ही करते हैं, बट अब बंदे का जो है बेफेस टर्न हो गया, तो वो थोड़ा सा जो यीट है वो कर रहे थे। तो ऐसा कुछ इन्होंने मैनचेस्टर के लाइव इवेंट में किया। वैसे मैनचेस्टर वो जगह है जहां से ये रॉ स्मैकडाउन भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा चलो रॉ स्मैकडाउन नहीं तो तुम्हारे लाइव इवेंट में ही ऐसी चीजें दिखा देंगे कि तुम ज्यादा उस बारे में कुछ कंप्लेंट नहीं करोगे। तो ये मैनचेस्टर के शो से था। वैसे मैं आपको बताता नहीं लाइव इवेंट्स में क्या हुआ, क्योंकि सेम चीज होती है। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो हर बार की तरह कर दिया आपके साथ शेयर। एक पिक्चर आई है रोमन रेंस की, और ये मंडे नाइट रॉ से है। भाई क्या गोटेड पिक्चर है ये। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे जो रोमन रेंस के कैरेक्टर को या फिर उनके काम को, उनकी परफॉर्मेंस को पसंद नहीं करते, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गई ये चीजें, क्योंकि हो ही कुछ ऐसा रहा। एक तो या पिक्चर, मतलब ये पिक्चर से नहीं, पिक्चर तो ऑब्वियसली जो वो चैंट लग रहा था ना कि इफ यू लव
रोमन स्टैंड अप, उस टाइम पे ये जो पिक्चर है वो ली गई, और कैसे उस समय से अब के समय में डिफरेंस आ चुका है। मनी इन द बैंक में जब सोलो सिकोवा और रोमन रेंस का मैच था, ब्लड लाइन जो सिविल वॉर हुई थी, उस टाइम पे चैंट लग रहा था इफ यू हेट रोमन स्टैंड अप, और जबकि ऐसा भी नहीं था कि वो सच में रोमन रेंस के लिए नफरत थी, उनके कैरेक्टर से थी। लेकिन अब हम आ चुके हैं उस टाइम में जब इफ यू लव रोमन स्टैंड अप के चैंट लग रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं इस वीडियो को अगर आपने जल्दीबाजी में देख लिया ना, ये यूट्यूब पर ही अपलोडेड है, इसको बस प्ले करके छोड़ देना। ये लग रहा है कि भाई ये क्या कैरेक्टर है रोमन रेंस। और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बोल देते हो भाई कि अरे रोमन रेंस को अलग से ही क्यों अप्रिशिएट किया जाता है इतना। मतलब अगर आप बाकी सुपरस्टार से इस समय कंपेयर करके देखोगे, जैसे मैंने जॉन सीना से कंपैरिजन कर दिया था, बाकी मेंबरशिप कंटेंट में अगर आपने गोट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि इन दोनों में से मैंने किसे पिक किया है, जो कि शायद आपको थोड़ा सा कंट्रास्टिंग लग सकता है। बट जो भी है, रोमन रेंस का कुछ अलग ही चल रहा है भाई। इस बंदे के लिए रिएक्शन कुछ बहुत ही अलग है, वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि कैसे इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं बाकी सुपरस्टार से जो कि इस समय काम कर रहे हैं। चाहे आप सेथ रॉलिंस की बात कर लो, ड्रू मैकिंटायर की बात कर लो, सीएम पंक की बात कर लो। लेकिन ये जो वीडियो है, जब आप इसमें पूरा देखोगे कि एक चैंट लगता है, फिर दूसरा चैंट लगता है, फिर क्राउड थोड़ा शांत होता है, बिना रोमन रेंस के कुछ बोले करे, ऐसा वहां पे एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था। वो कुछ अलग ही लेवल है। मतलब ये मैं भी इतने टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यू घुस के देख रहा हूं, वैसी चीजें बड़ी ही रेयर होती है, बहुत ही ज्यादा रेयर। और बाकी डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक जो सुधार कर ली चीज, और इससे ये भी पता चल रहा है कि पर्पसली डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये चीज करी है क्योंकि सोशल मीडिया पर उन्होंने देखा कैसे रोमन रेंस के बारे में बातें होती है कि ये बंदा अगर शो पे आ रहा है तो भाई इसको अच्छे से यूज करो। और अगर आप देखोगे तो लग रहा है कि 2-3 एपिसोड की भरपाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने कल वाले रॉ में ही कर दी, जब उन्होंने उनको फीचर कर दिया था। ऑब्वियसली एक तो पहले प्रोमो ही दे दिया, उसके बाद मल्टीपल बैक स्टेज सेगमेंट में भी थे, और जो बैक स्टेज सेगमेंट था वो देख के लगा कि हाँ आज रोमन रेंस शो पर आया है। क्योंकि अगर आप रोमन रेंस की असली में कैरेक्टर की प्रोग्रेस देखोगे तो मैं तो बोलूंगा रिंग में वो जितनी हुई है उतनी ही वो बैक स्टेज ही हुई है। और इससे पहले ऐसे दिमाग में लेके आओ कि जब कोई बैक स्टेज सेगमेंट होते थे डब्ल्यूडब्ल्यू में, तो हमको कैसे लगता था कि हाँ ठीक है, मेन तो हंगामा रिंग में होता है। लेकिन ये ब्लड लाइन की पूरी स्टोरी ने बैक स्टेज सेगमेंट्स को हम जिस नजरिए से देखते हैं रिसेंटली, मतलब पहले से तो इसकी वैल्यू रहती थी लेकिन रिसेंटली फिर वो कुछ हुआ नहीं था, बट मॉडर्न टाइम में चेंज किया है ब्लड लाइन की स्टोरी ने। तो डब्ल्यूडब्ल्यू इसको कर रही है, जो कि अच्छी बात है। और एक अच्छी बात और हो गई है, रोमन रेंस आता है भाई तो ऐसा लग रहा है कि या तो बोलेगा कि मैं बिल्कुल ही नहीं आऊंगा, या फिर आऊंगा तो फिर आता ही रहूंगा। अब स्टेफनी मैकमैन का जो व्हाट्स योर स्टोरी नेम से पॉडकास्ट है, उसमें रोमन रेंस आने वाले हैं, और यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारी अंदर की बातें जो है वो हमको पता चलने वाली है। बाकी छोटी छोटी बातें मैं आपको बता ही देता हूँ, जैसे जॉन सीना पहले आए थे, या फिर कोई बंदा आके क्या बोल रहा था, तो इंटरेस्टिंग होगा ये। एंड शायद यहाँ से अगर उनके फ्यूचर के बारे में भी कोई सवाल पूछ लिए जाए कि भैया चलो अभी तो ठीक है लेकिन आगे जाके तुम क्या करने वाले हो, डब्ल्यूडब्ल्यू किस नजर से देखते हो, तो शायद रोमन रेंस के पर्सपेक्टिव से भी जो चीजें हैं वो हमको पता लग सकती हैं। कल परसों वीडियोस में मैं आपको बता रहा था कि विंस मैकमैन की जो पार्टी है वो हुई है, और जहाँ पे काफी सारे बड़े बड़े नेम्स आए हैं। अब भाई इसकी तो पिक्चर ही रिलीज हो चुकी है पूरी, और यहाँ पे आप देखो पूरा सेम जो आउटफिट है उस कोड के साथ आए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो मिस को, उनकी वाइफ को, फिर टाइटस ओनील है, जेरी लॉलर है, यहाँ पे शेमस है, ड्रू मैकिंटायर है। तो मतलब कि जितने लोग हमको पता चले थे उनसे ज्यादा लोगों ने विंस मैकमैन की ये जो पार्टी है उसको अटेंड किया था। और मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि ये सिर्फ पार्टी तो नहीं है, और काफी क्लोज रिलेशन लग रहे हैं, मतलब हैं ही ऑब्वियसली, लेकिन कहीं ना कहीं फैंस के दिमाग में कई बार ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि अच्छा विंस मैकमैन तो अब चला गया ना, अब तो किसी को इससे क्या ही लेना देना। और ऊपर से सुपरस्टार कई बार इंटरव्यूज में थोड़ी अगेंस्ट एंटी विंस वाली बातें भी बोल देते हैं। उन्होंने क्या कांड किया उससे रिलेटेड नहीं, बल्कि जिस तरीके से उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू को आज तक चलाया है। तो यहाँ पे तो चीजें ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा स्मूथ, सिंपल और सॉर्टेड हैं। अब पता नहीं, स्पेकुलेशन तो ऐसी है कि शायद जॉन सीना के फेयरवेल टूर में विंस मैकमैन आ सकते हैं, वो तो खैर फ्यूचर की बात है। और उससे ज्यादा अगर वो चीज हो गई तो कुछ नेक्स्ट लेवल का हंगामा फिर क्रिएट होगा, कंट्रोवर्सी तो तगड़ी होगी इस बात पे। अगर आप AEW से नफरत करते हो, अगर आप टोनी खान को पसंद नहीं करते, तो आपके कलेजे को बहुत बड़ी वाली ठंडक पहुंचने वाली है इस बात को सुन के। मैं किसी से नफरत नहीं करता, मैं किसी को हेट नहीं करता, मैं सिर्फ आपको बात बता रहा हूं क्योंकि ये बड़ी फनी सी लगी जिस तरीके से ये सामने आई है। और जेक हेगर की तरफ से आती है, जो कि फॉर्मर जब डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार थे जैक स्वैगर के नाम से, तो उन्होंने ये बताया कि कैसे ये जो बंदा है, सबसे पहले तो उन्होंने डैडीज लिटिल बिलियनियर करके कॉल किया है टोनी खान को। कहते हैं ये बंदा क्रिटिसिज्म नहीं ले सकता, और ये लिटरली सुपरस्टार्स के साथ खेलता है। अगर इसको किसी को, जैसे विंस मैकमैन का पनिशमेंट का तरीका भी कुछ और था, और वो क्या था तरीका कि जैसे कि वो सुपरस्टार्स को अचानक से बहुत घटिया दिखाना शुरू कर देंगे, स्पेशली उसके रिलीज के टाइम पे। यूज तो करेंगे लेकिन बहुत बेकार वे में उसको यूज करेंगे, पनिशमेंट होगी कि एकदम से उसको टीवी पे लाना बंद कर देंगे, ऐसा विंस मैकमैन करते थे। अब वो अलग बात है कि क्या सही है क्या गलत है, उसमें हम नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ बात जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो टोनी खान का तरीका क्या है? उनका तरीका है कि मल्टीपल
मल्टी पर्सन वाले मैचेस में उनको डाल दो, 6 मैन वाले मैच में डाल दो, ताकि तुम इंसल्टेड फील करो कि देखो तुम ये हो और मैं तुम्हारे साथ ऐसे खेल सकता हूं। ये मेरा कहना नहीं है, ये जेक हेगर का कहना है, जो कि पहले ऑल एलिट रेसलिंग के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने बोला कि भाई मैंने तो स्टेडियम स्टैम्पेड इतने सारे बड़े बड़े मैचेस में किया, लेकिन कभी मेरी इतनी वैल्यू नहीं हुई। तो अब दोनों ही अगेंस्ट में ऑब्वियसली बातें चल रही हैं। कुछ लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जेक हेगर के बारे में कि भाई इस बंदे का तो डब्ल्यूडब्ल्यू में कुछ नहीं हुआ, तो ये एडब्ल्यू में कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है। फिर टोनी खान से जो लोग नफरत करते हैं वो कह रहे हैं इस बात को कि हाँ भाई देखो हमें तो पता है ये बंदा अनप्रोफेशनल है। तो वही है कि बस देखते रहो तमाशा कैसे चलता रहता है इन सुपरस्टार्स का। जब ये रिलीज हो जाते हैं जो बातें अंदर की पता चलती हैं। लिटरली सीएम पंक का वो जो कांड हुआ था उसके बाद मीटिंग हो रही थी सिर्फ सुपरस्टार्स के बीच में, और फिर उसमें टोनी खान कैसे घुस के आए उस बात को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो यही ड्रामा चल रहा है फिर अब इनका। तो देखो अब टोनी खान के बारे में बातें तो अब ऐसे निकलती रहेंगी। ये सही है वैसे, पहले उस कंपनी में जाओ, उसके बाद अच्छा ना हो तो बाहर आ जाओ, फिर तुम्हें कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। उसके बाद तुम जो चाहो वैसी बातें बोल सकते हो, अगर तुम्हारे ऊपर डेफेमेशन का केस ना हो, बस तब तक जो मामला है वो बिल्कुल सही है। आज एनएक्सटी ऑब्वियसली मैंने पूरी तो नहीं देखी, लेकिन मुझे एक बड़ा मस्त लगा हिसाब किताब, तो शेयर करूंगा आपके साथ। ये ब्लाइंड फोल्ड मैचेस होने शुरू हो चुके हैं एनएक्सटी में, और ये वाला लेक्सिस किंग और माइल्स बॉर्न के बीच में था, वही जो रैंडी ओर्टन से काफी ज्यादा सिमिलर लगते हैं। और ये वाला सीक्वेंस देखो, जब शुरू में एक ग्रैपल के लिए जब ये चेन रेसलिंग शुरू करते हैं तो पहले इनको पता भी नहीं चला कौन कहां पे है, और उसके बाद फिर जो है ये लास्ट में जाके ऐसे पकड़ते हैं और क्राउड उसके साथ उस चीज के ऊपर रिएक्ट भी कर रहा था। वैसे काफी अच्छा हो सकता है, कभी बार देख के ऐसा लगता है कि एनएक्सटी के जो कॉन्सेप्ट है उसको जल्दी से मेन रोस्टर में लेके आ जाओ। रीजन भी कि एनएक्सटी के ऊपर उतनी आईबॉल्स नहीं है, और यही वाला हिसाब किताब किया भी इन्होंने किसके साथ, वॉर गेम्स के साथ। अच्छा खासा वहां चलता था, इनको लगा भाई ये तो बढ़िया मसाला है, इसको मेन रोस्टर में लेके आ जाओ। वैसे उस चीज के पीछे ट्रिपल एच काफी ज्यादा इन्वेस्टेड रहते थे, तो जैसे ही वो एनएक्सटी से निकले मेन रोस्टर में, उन्होंने बोला भैया ये तो मेरा पसंदीदा आइटम है, इसको तो मैं मेन रोस्टर में ही लाऊंगा। जॉन सीना का फेयरवेल टूर चल रहा है, उस फेयरवेल टूर में कुछ ऐसे मैचेस हैं जो कि ओरिजिनली तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्लान किए थे, लेकिन अब वो नहीं होने वाले। ये गॉड मोड मेंबरशिप की एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने लेवल 2 वाला लिया ना, मेन इवेंट मेंबर वाला, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि आपके वीडियोस, हमारी जो वीडियोस आती हैं उसमें फीचर होती हैं, तो उसके लिए आप कम्युनिटी पोस्ट चेक करना, वहां पे मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको अपनी जो वीडियो सबमिट करनी है। एंड ऑब्वियसली ये उन्हीं को दिखने वाला है जिन्होंने मेन इवेंट मेंबर वाली मेंबरशिप ली है। तो अगर आप भी मेंबरशिप वाले कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कर सकते हो, कि काफी कुछ यूनिक कंटेंट वहां पे प्लान होता है। तो जॉन सीना के बारे में फेयरवेल टूर में जो मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यू ने कैंसिल किए और ओरिजिनली प्लान थे, उसमें से एक नाम एजे स्टाइल्स का भी है। अब ये पता चला कि डब्ल्यूडब्ल्यू चाह के भी उस मैच को नहीं कर सकते, क्योंकि अब उतनी टाइमलाइन बची भी नहीं है जॉन सीना के पास। और ओरिजिनली कुछ और नाम भी ऐसे थे जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती थी, और वो था केविन ओवंस के साथ एक मैच। और हिस्ट्री आपको पता ही है, केविन ओवंस जब एनएक्सटी से आए थे, एनएक्सटी में ही थे उस टाइम पे, तो तब उन्होंने आके जो है बजा दिया था जॉन सीना को। और तब मेरे दिमाग में एनएक्सटी वाले लोगों के लिए, सही बता रहा हूँ, पहली बार बड़ी तगड़ी इमेज बनी थी, क्योंकि उससे पहले अगर आपने एनएक्सटी देखी होगी तो पता है वहां पे ऐसा लगता था कि ये तो खेल वेल खेलने आते हैं बस। और दूसरा जो नाम है वो था एज का, बट ऑब्वियसली एज तो है नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में, तो ये जो मैच है डब्ल्यूडब्ल्यू वैसे भी नहीं कर सकती। और क्लैश इन पेरिस में अब ये मैच है जॉन सीना का लोगन पॉल के साथ, और ये जो पूरा मैच कार्ड है अब इसको देख के एक बड़ा कंफ्यूजन सा हो गया है दिमाग में कि भाई इस वाले शो को मेन इवेंट कौन करने वाला है, क्योंकि रोमन रेंज भी है शो पर, और ये जॉन सीना और लोगन पॉल वाला मैच भी है, फिर वो फेटल 4-वे वाला मैच भी है। तो क्लैश इन पेरिस पूरा देख के ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने भले ही छोटा रखा है, या ये नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत बड़ी अटेंडेंस यहाँ पे आ रही है, लेकिन फिर भी वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो हिसाब किताब डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे करने वाली है। और इसी से रिलेटेड ब्रॉक लेसनर की भी स्पेकुलेशन है कि क्लैश इन पेरिस का जॉन सीना और लोगन पॉल वाला मैच अगर मेन इवेंट करता है तो हाईली पॉसिबल है कि वहां पे ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं। और एग्जैक्ट क्या फिनिश हो सकता है इस मैच का, वो यही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू लोगन पॉल के करियर में अगर वो आगे उनको एक फ्यूचर सुपरस्टार देख रही है, जो कि वो देख रही है कि एक उनके नाम के आगे भी कोई एक अचीवमेंट या एक्कोलेट सा लगना चाहिए, और वो है जॉन सीना को हराना। तो ब्रॉक लेसनर के असिस्ट करने की वजह से, जो कि ऑब्वियसली लोगन पॉल की हेल्प करने के लिए नहीं होगा, वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए होगा, वो आएंगे इस वाले शो पर और वो इस मैच में कॉस्ट करवा देंगे जॉन सीना को मार के। और जैसे हमने देखा भी था कि स्मैकडाउन में उन्होंने टीज भी किया था कि जब निक ऑल्डिस आके बोलते हैं कि भाई कुछ तो ब्रॉक लेसनर ने बोला है और वो हमको कभी सुनने को नहीं मिला, तो शायद ये उसी से रिलेटेड टीज था। तो चांस काफी ज्यादा लग रहा है, और मेरे ख्याल से अगर ये हो गया तो क्लैश इन पेरिस का जो क्राउड है वो वैसे ही इतना ज्यादा हॉट और इलेक्ट्रिक है, इसके ऊपर तो कुछ तगड़ा वाला ही जो रिएक्शन
कलेक्शन है वो बन सकता है। और वैसे ऐसा नहीं देख रहा मैं ऐसे कि ये होना ही होना चाहिए, बट आई थिंक WWE इसको करके वही है कि आजकल शॉकर पुल करने का इनको बहुत मजा आता है, तो ये उनमें से एक चीज हो सकती है। क्या रोमन रेंस ने खुद अपने मुंह से ही बता दिया है कि अगले साल तो भाई मैं आ ही रहा हूं उस चैंपियनशिप के पास में? तो मंडे नाइट रॉ का प्रोमो, जिसके बारे में कल भी हमने बात करी रिव्यू वीडियो में, कि रोमन रेंस कहते हैं मेरे पास बहुत सारे प्लान्स हैं आज के लिए भी, बचे हुए साल के लिए भी और आने वाले साल के लिए भी। तो पॉसिबली ये चीज रोमन रेंस ने इसीलिए बोली ताकि वो एक स्टेटमेंट दे सकें कि मैं WWE कंपनी में टिकने ही वाला हूं। जैसे अभी वो स्पेकुलेशन चल रही थी कि भाई ये बंदा हॉलीवुड में चला ही जाएगा, आज और कल ऐसे ही जो मेहमान है वो रह गया है, तो शायद ये चीज स्टैब्लिश करने के लिए रोमन रेंस ने बोले कि भाई मैं कहीं नहीं जा रहा और मैं WWE को अपना टाइम देने वाला हूं। और इस चीज से मतलब है उनका कि 2026 साल में और इस 2025 साल में रोमन रेंस की जो चेज है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ही रहने वाली है। और क्योंकि रेसलमेनिया सीजन आता है और रोमन रेंस इतने टाइम से बोल रहे हैं मेरे को वो जो गोल्ड है वो वापस चाहिए, तो शायद अब ये जो रोमन रेंस की रेसलमेनिया अगली रेसलमेनिया के लिए बिल्ड होगी वो चैंपियनशिप की तरफ ही होने वाली है। क्योंकि इस प्रोमो में पर्टिकुलर इस चीज को मेंशन करना कि आज की रात, आज ये बचा हुआ साल और अगले साल के लिए मेरे पास प्लान्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर भाई ठीक है, वो जो ट्राइबल चीफ वाला एरा है शायद वो दोबारा से हम सारे लोगों को जीने का मौका मिल सकता है। इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो लाइक कर देना। गॉड मोड मेंबरशिप में इंटरेस्टेड हो गए तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।